अस्सलाम वालेकुम क्लास। अभी तक जितना भी काम हम लोगों ने वेब से रेलेवेंट इस कोर्स में किया है वो सारे के सारा फ्रंट एंड से रेलेवेंट है। तो कोर्स से स्टार्ट से लेके अभी तक हम लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसमें HTML CSS जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप जैसे एलिमेंट्स हमारे पास शामिल थे, जिसमें रिस्पॉन्सिवनेस भी हम लोगों ने देखी, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन, मैनिपुलेशन, इस तरह के सारे काम हम लोग परफॉर्म कर चुके हैं। लेकिन वो क्लाइंट साइड के या फिर आप उसको फ्रंट एंड के काम कह सकते हैं। तो अगर हमें लेट्स सपोज बैकएंड से रेलेवेंट कोई भी काम करना हो, जिसमें बैकएंड से रेलेवेंट फॉर एग्जांपल डेटाबेस आपकी मैनेजमेंट हो सकती है, या फिर बैकएंड से रेलेवेंट कोई भी लॉजिक हो सकता है, तो उसमें हमें कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज रिक्वायर्ड होगी जो आपको इस केस में हेल्प कर सके, या वो सर्वर साइड लैंग्वेज या सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग हमारे पास चला सके। तो इस केस में हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं PHP। अगर हम लोग मार्केट ट्रेंड्स की बात करें तो हो सकता है PHP इस टाइम हमारे लिए बहुत अच्छी चॉइस ना हो, लेकिन PHP मेरे नज़दीक एक बेहतर हमारे पास लैंग्वेज है अगर हम लोग बैकएंड को अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं कि एक्चुअली ये चीज़ें किस तरह से प्ले हो रही हैं, क्योंकि बहुत आसान है। इसके अंदर स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल सिंपल लिखे हुए हैं। इंस्टॉल करना इसको जो है वो बिल्कुल इजी सा है। कोई इसमें हमारे पास डिटेल में या बहुत इन डेप्थ हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं करनी पड़ती। तो PHP के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन भी है। हाँ, इसका एक और बहुत बड़ा फायदा ये है कि आप इसको बड़ी इजीली HTML के अंदर एम्बेड कर सकते हैं। मतलब सिंपल वही HTML का हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखा होगा, लेकिन जहाँ पे आपको PHP रिक्वायर्ड होगी वहाँ पे PHP का कोड हम लोग एक स्पेसिफिक टैग की मदद से एम्बेड कर सकते हैं। डेटाबेस के साथ इंटरेक्शंस ये बिल्कुल वैसे ही परफॉर्म करता है जिस तरह हम लोग SQL की क्यूरीज लिखते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ी हुई है, डिफरेंट डेटाबेसेस इसी को इस्तेमाल करती हैं, तो ये भी उसी SQL को इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस के साथ इंटरेक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो हमें कोई सेपरेट लैंग्वेज इसके लिए अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ ओपन सोर्स। आपको पे नहीं करना पड़ेगा इसको यूज़ करने के लिए। सर्वर्स बहुत सारे हमारे पास अवेलेबल हैं जो सिर्फ होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं, और उसके ऊपर जितना भी आर्किटेक्चर है वो ऑलरेडी ओपन सोर्स इंप्लीमेंटेड होता है PHP की एप्लीकेशन को चलाने के लिए। सिमिलरली इट इज़ वर्सटाइल, हर तरह की एप्लीकेशन आप इस पर क्रिएट कर सकते हैं। इसमें कुकीज़ को मैनेज किया जा सकता है, प्रोटोकॉल्स डिफरेंट देखे जा सकते हैं, सेशन हैंडलिंग हो जाती है, फाइल्स को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप एक वेब एप्लीकेशन से एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो सारी की सारी यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। अब PHP में बहुत सारे फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसमें से मोस्ट पॉपुलर हमारे पास लारावेल है, उसके बाद कोड इग्नाइटर है, सिम्फनी भी है जो कि बेस प्रोवाइड करता है इन फ्रेमवर्क्स को। तो इन फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए आप एडवांस लेवल की या इंटरप्राइज लेवल की एप्लीकेशंस क्रिएट करवा सकते हैं। तो कुछ एक एडवांटेजेस, इसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे मेंशन, इसको एक दफ़ा डिटेल से पढ़ लीजिएगा। लेकिन PHP को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक इंस्टॉलेशंस करनी पड़ेंगी। तो PHP क्योंकि एक बैकएंड लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है, करंटली हम लोग जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं। मतलब हमारा एक लैपटॉप है, ये सेटअप है एज अ सिंगल यूजर डिवाइस। यहाँ पे कुछ सर्वर का आर्किटेक्चर इंप्लीमेंटेड नहीं है, तो हमें एक सर्वर रिक्वायर्ड होगा जो PHP के कोड को हमारे लिए एग्जीक्यूट करके दे दे। तो उस केस में हमें एक अपाचे सर्वर डाउनलोड करना है, उसको इंस्टॉल करना है, उसको कॉन्फ़िगर करना है। और दूसरा, डेटाबेस के साथ क्योंकि हम लोगों ने इंटरेक्शंस परफॉर्म करनी है, तो डेटाबेस इस केस में हम लोग माई एसक्यूएल यूज़ करने जा रहे हैं। अब माई एसक्यूएल एक डेटाबेस है। माई एसक्यूएल डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट आपके पास मैनेजमेंट स्टूडियो हो सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का अपना मैनेजमेंट स्टूडियो अवेलेबल है। इसने ओरेकल ने अपना मैनेजमेंट स्टूडियो क्रिएट किया हुआ है। तो उसी तरह का एक मैनेजमेंट स्टूडियो हमारे पास मिल जाता है PHP माई एडमिन के नाम से। तो इस क्लास में, इस सेशन के दौरान हम लोग PHP माई एडमिन को यूज करेंगे एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो डेटाबेस MySQL इस्तेमाल हो रही है, लेकिन जो मैनेजमेंट सिस्टम हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उस डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए वो PHP माई एडमिन होगा। अब इन इंस्टॉलेशंस को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी अप्रोच है कि हम लोग जैम्प को डाउनलोड कर लेते हैं। आप सर्च करेंगे जैम्प की, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप अपने रेलिवेंट जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के वेरिएंट के मुताबिक इसका जो फाइल है उसको डाउनलोड कर लें। सिर्फ आपने एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा, डिफ़ॉल्ट उसमें जो सेटिंग्स हैं उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो उन डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के मुताबिक ये ऑटोमेटिकली आपका अपाचे सर्वर भी सेट कर देगा। PHP उसमें प्री इंस्टॉल होती है, आपको मैन्युअली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ ये माई एसक्यूएल को भी सेटअप कर देगा।
आपके इसी लैपटॉप के ऊपर। तो सेम टाइम पे आपने एक्चुअली दो सर्वर जो हैं वो कॉन्फ़िगर कर लिए। एक बैकएंड के लिए अपाचे सर्वर जिसने पीएचपी का कोड हमें चला के देना है, और दूसरा माई एसक्यूएल का सर्वर जिस पे हमने अपनी डेटाबेस को मैनेज करना है। अगर आप कोई एग्जिस्टिंग डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं तो वो भी इसमें बिल्कुल ठीक चलेगी। सिर्फ उसमें फ़र्क ये आएगा कि आपको अपनी जो पोर्ट आईडी है या आईपी है या हमारे पास लोकल होस्ट का जो एड्रेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। बाकी जो फंक्शनैलिटी है वो एज इट इज़ वैसे ही रहेगी जिस तरह अभी हम लोग फॉलो करने जा रहे हैं। तो आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के दौरान अगर आप को थोड़ी बहुत इसकी ना हो है तो उन मॉड्यूल्स को आप डिसेबल कर दें जो आपसे रेलिवेंट नहीं है। उसके बाद आपने जैम कंट्रोल पैनल को चलाना है। जैसे ही आप उसको स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब इस इंटरफेस के अंदर अगर आप देखें तो मैंने फाइलजिला, मर्करी, टॉमकैट, इन सारी की सारी चीज़ों को इंस्टॉल ही नहीं किया। तो इसी वजह से मैं इनको स्टार्ट भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस टाइम ये मेरे से रेलिवेंट नहीं थी। मैंने सिर्फ इस सेशन के लिए जैम को इंस्टॉल किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिसेबल्ड शो हो रही हैं। मैंने सिर्फ पीएचपी इंस्टॉल किया है विद अपाचे सर्वर, और माई एसक्यूएल इंस्टॉल किया। इन दोनों को इंस्टॉल करने के बाद मैंने इन दोनों को स्टार्ट कर दिया। प्रोसेस आईडीज ये मेंशन है, और उनके साथ साथ उसने पोर्ट आईडीज लिखी हुई हैं। तो ये पोर्ट आईडी जो हमारे पास एक्चुअली सर्वर के अगेंस्ट शो हो रही है 80, आई थिंक सो हमारे पास एच टी टी पी के लिए यूज़ होगी, और 443 जो है वो एच टी टी पी एस के लिए यूज़ होगी। तो दोनों की पोर्ट्स एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, आप सेम यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन एसक्यूएल के लिए जो पोर्ट आईडी यहाँ पे इस्तेमाल हो रही है वो 3306 इस्तेमाल हो रही है। तो बहरहाल कंट्रोल पैनल पे जाके जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो स्टार्ट करने की सूरत में ये दोनों पोर्ट आईडीज आपके पास शो हो जाएंगी। अब सर्वर से रेलिवेंट हम लोगों ने इंस्टॉलेशंस वगैरह कर ली, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सर्वर अपनी फाइल्स कहाँ से प्रोसेस करवाएगा, ये सर्वर की होम डायरेक्टरी क्या है। तो अगर अपने डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस में इसको इंस्टॉल किया हुआ है तो सी के अंदर हमारे पास जैम के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और इस जैम के फ़ोल्डर में बहुत सारे हमारे पास मॉड्यूल्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली बने होंगे। तो इन सारे मॉड्यूल्स में से हम लोगों ने एक्सेस करना है एच टी डॉक्स को। ये एच टी डॉक्स एक्चुअली एक्ट करेगा एज अ होम डायरेक्टरी ऑफ आवर अपाचे सर्वर। तो जो भी चीज़ हमने अपने सर्वर के ऊपर प्ले करनी है फॉर द सेक ऑफ बैकएंड प्रोसेसिंग या बैकएंड स्क्रिप्टिंग के लिए, वो इस फोल्डर के अंदर मौजूद होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ। सी में आपके पास जैम्प के नाम से फोल्डर होगा, और उस जैम्प पे हमारे पास एच टी डॉक्स के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है। ये एच टी डॉक्स का फोल्डर हमारे लिए वर्क करेगा एज अ होम डायरेक्टरी ऑफ सर्वर। तो यहाँ पे अपनी आसानी के लिए या कोड मैनेजमेंट के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करवा लेता हूँ, और उसको नाम दे देता हूँ वेब होम का। ठीक है, और इसके अंदर मैं अपने सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो प्लेस करवाता रहूँगा। तो वेब होम का फोल्डर मैंने यहाँ पे क्रिएट करवा लिया है। अब इस वेब होम के फोल्डर को लेट्स सपोज मैं ओपन कर लेता हूँ अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। तो विजुअल स्टूडियो कोड भी हमारे पास ओपन है। सिंपली मैंने यहाँ पे इसको रिमूव कर देते हैं, इसका काम हमारे पास खत्म हो गया है। या यहाँ पे ओपन कर लेते हैं न्यू फोल्डर को। इसको डायरेक्टली यहाँ से एज इट इज ड्रैग एंड ड्रॉप करवा लेते हैं व्हाट्सएप डिवाइस। और ये अभी तक जो हमने काम किया है, हमने सिर्फ ये किया कि बैकएंड के लिए पीएचपी को सिलेक्ट किया,
और पीएचपी के इंस्टॉलेशन के लिए या माई एसक्यूएल के इंस्टॉलेशन के लिए हम लोगों ने जैम्प को सिलेक्ट कर लिया। और जैम्प को इंस्टॉल करने के बाद हमने जो रूट डायरेक्टरी है उसको भी फाइनलाइज कर लिया कि एच टी डॉक्स हमारे लिए रूट डायरेक्टरी का काम करेगी। अब आप इस चीज़ को अगर वेरीफाई करना चाह रहे हैं कि क्या पीएचपी इंस्टॉल हुई है या नहीं हुई, तो आप अपने एच टी डॉक्स के फोल्डर में info डॉट पी की एक फ़ाइल क्रिएट कर लें, जिस तरह आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल क्रिएट करते थे। और इस info डॉट पी की फ़ाइल को आप एक्सेस करवा सकते हैं लोकल होस्ट के थ्रू। तो लोकल होस्ट स्लैश इन्फो डॉट पी आप लिखेंगे तो आपको वो आउटपुट शो करवा देगा, जो भी हमारे पास पीएचपी का वेरिएंट इंस्टॉल है उसके डॉक्यूमेंटेशन के मुताबिक। तो बहरहाल हमारे पास ऑलरेडी ये टेस्टेड है, पीएचपी इसमें प्रॉपरली इंस्टॉल है। अगर ये काम हमारे पास हो रहा है, मतलब हमारे पास कंट्रोल पैनल में दोनों पोर्ट आईडीज अगर कन्फिगर्ड हैं, तो उसका मतलब है पीएचपी इसमें प्रॉपरली इंस्टॉल होगी। अच्छा, अब हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। ये काम आपने ऑलरेडी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो सब्जेक्ट हैं डीबीएमएस का, उसमें ये किया होगा। तो इसको मैं ज़रा क्विकली परफॉर्म करूंगा। एक हमारे पास एसक्यूएल की क्यूरी है जिसके थ्रू हम लोग एक डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब ये डेटाबेस क्रिएट करने के लिए सिंपली हम लोग लिखते हैं लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। ठीक है। तो ऊपर लिंक हमने मेंशन किया है लोकल होस्ट स्लैश पी एच पी माई एडमिन। तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस ओपन हो गया। इस इंटरफेस के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे मैंने एसक्यूएल को सिलेक्ट किया क्योंकि एसक्यूएल की क्यूरी को मैं एग्जीक्यूट करना चाह रहा हूँ। जो क्यूरी मैंने वहाँ से कॉपी की है उसको एज इट इज़ मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। कुछ एक चेक्स हैं जिसको आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉरेन की को चेक करना है या नहीं करना, क्यूरी बॉक्स को रिटेन करवाना है या नहीं करवाना, तो इस तरह की कुछ एक चीज़ें हैं। मैंने उनमें से किसी भी चीज़ को चेंज नहीं किया और एज इट इज़ इस क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया। तो पहली क्यूरी का रिजल्ट क्या है कि डेटाबेस आपकी क्रिएट हो गई है। सॉरी, ओके, इसको दोबारा एक दफ़ा रिफ्रेश करते हैं। इसको थोड़ा डिस्प्ले को नीचे लेके आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यूनिवर्सिटी के नाम से हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो गई है। और इस डेटाबेस के अंदर अगर हम लोग एक इसको एक्सपेंड करें तो स्टूडेंट के नेम से ऑलरेडी एक टेबल बना हुआ है जिसमें आईडी है, नेम है, फादर नेम है, सिटी, एज और मोबाइल नंबर वगैरह। तो हमने सिंपली क्या किया कि आपने ऑलरेडी क्यूरीज वगैरह पढ़ी हुई हैं, तो मैंने एसक्यूएल की क्यूरीज को एग्जीक्यूट किया जिसमें एक डेटाबेस क्रिएट हुई। उस डेटाबेस को मैंने सेलेक्ट किया और उस सिलेक्टेड डेटाबेस के ऊपर मैंने स्टूडेंट की नेम से एक टेबल क्रिएट करवा लिया। अब इस टेबल में मैं कुछ एक डमी डाटा इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो सिंपली इंसर्ट की क्यूरी को मैं यूज़ करूंगा। ये ऑलरेडी क्यूरी मेरे पास लिखी हुई है तो इसको मैंने कॉपी किया। डेटाबेस मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्ट है तो मैंने स्टूडेंट के अंदर जाके दोबारा एसक्यूएल को सिलेक्ट किया और ये सारी की सारी क्यूरी मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दी है। अगेन मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। उसने कह दिया कि जी 22 रोज इंसर्टेड। तो अब अगर मैं अपने स्टूडेंट की इस टेबल को दोबारा चेक करता हूँ तो इसमें ये सारे के सारे रिकॉर्ड हमारे पास शो हो रहे हैं। तो अभी तक जो काम हमने किया है वो ये किया कि पी एच पी माई एडमिन के थ्रू मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करवा ली और उसके ऊपर मैंने एसक्यूएल की क्यूरीज रन की हैं। और दूसरा, एसक्यूएल की क्यूरी के थ्रू ही मैंने कुछ एक डमी डाटा जो है वो अपने एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर रखवा लिए। अब हम लोग आने हैं पीएचपी की तरफ कि पीएचपी बैकएंड से रेलिवेंट काम किस तरह से परफॉर्म करेगी। तो पीएचपी की एक फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं और उस फाइल के अंदर हम लोग थोड़ी सी टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि पीएचपी का कोड एक्चुअली एग्जीक्यूट किस तरह से होता है। तो ऑलरेडी हमारे पास वेब होम के नाम से फोल्डर बना हुआ है। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट करवा लेता हूँ इंडेक्स डॉट पी के नाम से। अभी तक जो फाइल्स हम लोग क्रिएट कर रहे थे वो HTML के नाम से थी। अब अगर क्योंकि आप पीएचपी की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो इट इज़ रिकमेंडेड कि आप अपनी फाइल का नाम भी पीएचपी एक्सटेंशन के साथ ही रखवाएं। तो इस कोड को एज इट इज़ मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इस केस में हुआ क्या कि आपने एक नया एलिमेंट यहाँ पे देखा, ये एक नया टैग यहाँ पे देखा है क्वेश्चन मार्क पीएचपी। तो ये क्वेश्चन मार्क पीएचपी आप जहाँ पे भी देखेंगे उसका मतलब है कि यहाँ से हमारा पीएचपी का जो कोड है वो स्टार्ट हो रहा है। और जहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क और हमारी ब्रैकेट एंड हो रही होगी यहाँ पे हमारा पीएचपी का कोड आके खत्म हो गया। तो कमेंट के लिए डबल स्लैश, जिस तरह आप C++ में यूज करते हैं उसी तरह से हम लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। किसी चीज को अगर आपने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप एको का साइन सिंबल जो है वो यूज करेंगे या एको का जो सिंटेक्स है उसको इस्तेमाल करेंगे।
अगर आपने कोई वेरिएबल क्रिएट करना है तो वेरिएबल से पहले जावास्क्रिप्ट में जिस तरह आप लोग लेट लगा रहे थे, इसी तरह यहाँ पे डॉलर साइन हमारे पास आ जाएगा। तो ये कुछ एक बेसिक इसकी चीज़ें हैं, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं देखेंगे। सिंटेक्स आप टाइम के साथ साथ इसका ऑटोमेटिकली देखते जाएंगे और क्लियर होता जाएगा। लेकिन वेरिएबल्स के लिए डॉलर साइन आ रहा है। अगर कोई चीज़ हम लोग वेब पेज के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम लोग एको यूज़ करें। और अगर हम लोगों ने किसी चीज़ को कमेंट करना है तो उसके लिए डबल स्लैश आ रही है। तो इंडेक्स डॉट पीएचपी को मैंने सेव करवा लिया। अब इस इंडेक्स डॉट पीएचपी को मैंने ओपन करना है अपनी वेब ब्राउज़र के ऊपर। तो फिलहाल आपको पता है कि हमारे पास ये जो फाइल है, ये सी के अंदर जैम्प का फोल्डर है, जैम्प के फोल्डर में एच टी डॉक्स का फोल्डर है, और उस एच टी डॉक्स के अंदर हमने एक और डायरेक्टरी क्रिएट की हुई है वेब होम के नाम से। ये इंडेक्स फाइल उस वेब होम में पड़ी हुई है। तो लॉजिकली हमारे पास जो अप्रोच है वो ये बनती है कि सी के अगेंस्ट में इसका पूरे का पूरा पाथ मेंशन करूं। लेकिन पाथ मेंशन करने की बजाय मैं यहाँ पे सिर्फ क्या लिखूंगा, लोकल होस्ट स्लैश वेब होम, जिस फोल्डर में मैंने इंडेक्स डॉट पीएचपी को प्लेस करवाया हुआ है, एंड स्लैश उसके बाद मैं लिखूंगा इंडेक्स डॉट पीएचपी। जैसे ही मैं इसको एक्सेस करता हूँ तो इसने मुझे क्या दिखा दिया, हेलो वर्ल्ड, हेलो एलिस, यू कैन राइट HTML हियर। तो ये सारी की सारी चीज़ें एज इट इज़ मेरे पास वहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। तो एको एक जहाँ पे भी लगा हुआ है वहाँ पे उसने एज इट इज़ उस चीज़ को प्रिंट करवाया। तो यहाँ पे जो सेकंड लाइन है हमारे पास, जहाँ पे उसने वेरिएबल के थ्रू उस नेम को प्रिंट करवाया और कंकैटिनेशन के लिए उसने डॉट का सिंबल यूज़ किया। तो ये भी एक नई चीज़ है हमारे लिए। जावास्क्रिप्ट में हम लोग कंकैटिनेशन करने के लिए प्लस का सिंबल इस्तेमाल कर रहे थे, पीएचपी में कंकैटिनेशन के लिए डॉट का सिंबल इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे उसने डॉट का सिंबल लगाया है। तो वहाँ पे हेलो के बाद हमारे पास वेरिएबल की जगह पे एलिस जो नेम है हमारे वेरिएबल के अंदर स्टोर, वो शो हो गया। और उसके बाद जो भी एचटीएमएल को कोड हम लोग लिख रहे हैं वो एज इट इज एचटीएमएल का कोड यहाँ पे विजिबल है। तो एक छोटा सा इस तरह से प्रोग्राम का जो चंक है उसको एग्जीक्यूट करके देख लें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि पीएचपी का कोड ठीक से एग्जीक्यूट हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो बहरहाल अब नेक्स्ट काम हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग अपनी पीएचपी की एप्लीकेशन को अटैच करेंगे डेटाबेस के साथ। तो उसके लिए एक सिंपल सा हमारे पास कोड है, एज इट इज इसको मैं यहीं पे कॉपी पेस्ट करता हूँ। एक लाइन का सिर्फ आपने कोड लिखना है और आपकी जो पीएचपी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगी आपकी डेटाबेस के साथ। और डेटाबेस में से आप जो भी रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करेंगे वो एक्सट्रैक्टेड रिकॉर्ड आपके वेब पेज के ऊपर शो हो जाएगा। अब ये जो पहली चार लाइनें लिखी हुई हैं, इन चार लाइनों में सिर्फ हम लोग अपनी आसानी के लिए जो वेरिएबल्स हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। अगर हम लोग ये काम नहीं भी करते तो भी हमारी नीचे वाली लाइन ठीक से एग्जीक्यूट हो जाती है। लेकिन इससे ज़रा ये है कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है, कोड का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है। तो एक वेरिएबल मैंने क्रिएट किया करवाया सर्वर नेम से, उसमें मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करवा दी लोकल होस्ट। इस टाइम मेरे जो सर्वर का नाम है वो लोकल होस्ट है। दूसरा मैंने वेरिएबल क्रिएट करवाया यूज़र नेम से, और उसके अंदर मैंने प्लेस करवा दिया रूट को। तो रूट मेरा यूजर नेम होगा। पासवर्ड बाय डिफॉल्ट हमारे पास नल होता है, ये ब्लैंक होगा। और डेटाबेस नेम जिसको मैं एक्सेस करवाने जा रहा हूँ, इट इज़ यूनिवर्सिटी। तो ये चार पैरामीटर्स मैंने चार डिफरेंट वेरिएबल्स में स्टोर करवा दी। असल जो क्यूरी है जो कनेक्शन के लिए यूज हो रही है, उसमें आप एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं माई एसक्यूएल आई के नाम से, और उसमें ये चारों पैरामीटर्स आप पास करवा रहे हैं जो भी हमने थोड़ी देर पहले ऊपर डिफाइन किए हैं। तो इन चारों पैरामीटर्स को डिफाइन करने के बाद, इन चारों पैरामीटर्स की वैल्यूज देने के बाद हमारे पास एक नया वेरिएबल, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, और उस ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया कनेक्शन का। अब इस कनेक्शन को यूज करते हुए हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। अगर तो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ होगा तो कोई आउटपुट नहीं आएगी, अदरवाइज आपके पास एरर मैसेज शो हो जाएगा कि आपका कनेक्शन किस वजह से फेल हुआ है। ठीक है, तो एक सिंगल लाइन ऑफ कोड है हमारे पास जिसकी मदद से आप अपनी पीएचपी एप्लीकेशन को कनेक्ट करवा सकते हैं माई एसक्यूएल के डेटाबेस के साथ। दोबारा इसको सेव करते हैं, इंडेक्स डॉट पी की फाइल को वापस अगेन इंडेक्स के ऊपर हम लोग आए। मैंने इसको रिफ्रेश किया, कोई भी आउटपुट शो नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरी पीएचपी एप्लीकेशन का ये वेब पेज सक्सेसफुली जो है वो कनेक्ट हो गया है माई एसक्यूएल डेटाबेस के साथ। तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करना बिल्कुल बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है। आप इसको एज इट इज़ फॉलो करते हुए अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं। अब नेक्स्ट उसने एक काम ये किया हुआ है कि वो डेटाबेस में से सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करवा रहे हैं। सारे के सारे रिकॉर्ड्स को एक्सट्रैक्ट करवाने से क्या मुराद है कि कनेक्शन हमारा स्टेब्लिश हो गया। अब एक हमारे पास पी एसक्यूएल की क्यूरी है, सेलेक्ट
आईडी, नेम, फादर नेम, सिटी, एज, मोबाइल नंबर, फ्रॉम स्टूडेंट। ये क्यूरी आपने ऑलरेडी डेटाबेस के अंदर पढ़ी होगी। इस तरह यूनिवर्सिटी की हमारे पास डेटाबेस है और उसमें स्टूडेंट की नेम से टेबल है। तो ये एक्चुअली क्या कह रहा है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे उसने स्टैटिक के बजाय डिफरेंट जो हमारे पास कॉलम्स के नेम है उसको स्पेसिफिकली यूज कर लिया। अब ये जो उसने हमारे लिए क्यूरी लिखवाई है, ये स्ट्रिंग की सूरत में लिखवाई हुई है। मतलब एसक्यूएल के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर है और कुछ भी नहीं, सिंपल एक स्ट्रिंग है। तो बाद में उसने क्या किया है, बाद में उसने कनेक्शन जो भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टैब्लिश करवाया था यहाँ पे, उस कनेक्शन को यूज करते हुए उसने क्यूरी फंक्शन के थ्रू इस एसक्यूएल क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा लिया। ठीक है, तो इस लाइन में उसने एक क्यूरी डिफाइन की एक सिंपल स्ट्रिंग की सूरत में। उस स्ट्रिंग को उसने पास कर दिया क्यूरी के फंक्शन को। अब ये क्यूरी कहाँ पे एग्जीक्यूट होगी, जाहिर सी बात है जो कनेक्शन अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है उस कनेक्शन के ऊपर इस क्यूरी को एग्जीक्यूट किया है। तो ये क्यूरी एग्जीक्यूट करने होने के बाद कोई ना कोई रिजल्ट हमें देगी। तो उसको हमने एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया जिसका नाम हमने रिजल्ट रखवा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट में जो चीज़ हमारे पास आई है उसको हम लोग यूज करते हुए रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करवाएंगे। तो इसको अब हम लोग एज इट इज कॉपी कर लेते हैं और लेट्स सपोज इसमें यहाँ पे पेस्ट करवाते हैं। ये रेपिटेशन हो जाएगी, यहाँ पेस्ट करवा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पीएचपी का कोड ब्लॉक खत्म हो गया, उसके फौरन बाद मैंने दूसरा कोड ब्लॉक स्टार्ट कर दिया। अगर मैं इसी के अंदर इसको लिखना चाहता तो मैं लिख सकता था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैंने एक इफ की कंडीशन लिखवाई है कि अगर तो रिजल्ट के अंदर जो नंबर ऑफ रोज हैं वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब वो एम्प्टी नहीं है, तो उस सूरत में नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। और अगर नंबर ऑफ रोज जीरो है तो वो सिंपली एक ही लाइन प्रिंट करवा दे कि जीरो रिजल्ट्स। ठीक है, मतलब मैंने उसको डेटाबेस में से सारे के सारे रिकॉर्ड लाने को कहा जितने भी हमारे स्टूडेंट के टेबल में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर तो वहां पे रिकॉर्ड होंगे तो ठीक है, अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर एक सिंपल सी लाइन प्रिंट हो जाएगी कि जी जीरो रिजल्ट्स। लेकिन अगर उसके अंदर जो है रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो उस केस में क्या होगा कि एक टेबल बनेगा। अब टेबल बनाने के लिए वो क्या कह रहा है, डायनामिकली टेबल क्रिएट कर रहा है। उसने एको टेबल का ओपनिंग टैग लिखा, फिर उसने एको यूज किया, टेबल रो क्रिएट की, टेबल हेड के अंदर आईडी, नेम, फादर नेम, सो एंड सो फोर्थ, सारी की सारी उसने कॉलम्स के नेम जनरेट किए। और उसके बाद एक एक रो को उसने डायनामिकली वाइल लूप के थ्रू जो है वो प्रिंट करवाया। अब इस वाइल लूप के अंदर एक्चुअली हो क्या रहा है कि आप अपने रिजल्ट्स के अंदर जो आपके पास रिकॉर्ड्स वापस आए हैं उन रिकॉर्ड्स को वन बाय वन आप एक्सेस करके यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे हुआ क्या कि रिजल्ट उसको आपने फेच करना है इन एन एसोसिएटिव मैनर। तो रिजल्ट के अंदर से पहला रिकॉर्ड आपका फैच होगा और वो स्टोर कर दिया जाएगा रो में। तो जितनी रोज होंगी उतनी दफा ये लूप हमारा चलेगा। तो पहली आइट्रेशन पे पहली आपकी रो आ जाएगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, वन बाय वन ये रोज हमारी आती जाएंगी। रिजल्ट के अंदर आपकी सारी की सारी रोज पड़ी हुई है, मतलब पूरे का पूरा टेबल पड़ा हुआ है। तो उन टेबल्स में से या उस टेबल में से वन बाय वन हम अपनी रोज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो रिजल्ट में से फेच करना है आपने एक रो को, लेकिन फेच सिंपल यूज करने के बजाय हमने यहाँ पे एसोसिएटिव मैनर में इसको फेच करने के लिए कहा है। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि रो के अंदर अब मेरे पास पहली पूरी की पूरी लाइन आ गई। तो उस पहली पूरी की पूरी लाइन के अंदर मेरे पास आईडी भी है, नेम भी है, फादर नेम भी है, सिटी है, एज और मोबाइल नंबर है। तो यहाँ पे क्योंकि एक अरे का इंडेक्स है तो अरे का इंडेक्स होने की वजह से बाय डिफॉल्ट मुझे यहाँ पे उसका प्रॉपर इंडेक्स पास करना पड़ता। लेकिन क्योंकि मैं उसको एसोसिएटिव मैनर में फेच करवा रहा हूँ तो मेरे लिए आसानी होगी कि यहाँ पे मैं उसका इंडेक्स लिखने के बजाय उसका उससे एसोसिएटेड जो नेम है वो यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस लूप के अंदर मैंने सारी की सारी जो रोज हैं उसको वन बाय वन प्रिंट करवाया। और साथ ही मैंने इसके दो जो लिंक्स हैं वो भी प्लेस करवा दी। एक अपडेट के लिए लिंक मैंने दे दिया और दूसरा मैंने लिंक यहाँ पे प्लेस करवा दिया डिलीट के लिए। ठीक है, तो इसको एक दफा सेव करवा के एग्जीक्यूट करके चेक कर लेते हैं कि आउटकम हमारे पास किस तरह से आ रही है। तो ये हमारे पास आउटकम आ गई, पूरा का पूरा टेबल मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है। जो रो है उसका रिकॉर्ड, और उसके बाद हमारे पास एडिट और डिलीट का बटन। अब मैं अगर एडिट के बटन के ऊपर लेके आता हूँ अपना माउस तो नीचे आप अगर इसका लिंक देखें तो वो आ रहा है अपडेट डॉट पीएचपी, क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमारे पास पैरामीटर है वहां पे उसने लिखा हुआ आई डी इज इक्वल टू वन। और अगर लेट्स सपोज मैं आ जाता हूँ 14 नंबर रो के ऊपर, सॉरी 13 नंबर रो के ऊपर, तो ये कह रहा है कि जी अपडेट डॉट पीएचपी पे ही इसने जाना है विद आई डी इज इक्वल टू 13। तो यहाँ पे जो हमने को ने काम किया हुआ है उस काम में उसने सिर्फ ये किया है
कि आपकी लिंक को उसने स्टैटिक रखा है, वो लिंक चेंज नहीं हो रहा, लेकिन आईडी के बाद आपका जो रो नंबर है वही आपका आईडी यहाँ पे शो होगा। तो जो आईडी हम लोगों ने टेबल में शो करवाया है वही हमारे लिंक के अंदर आके अटैच हो जाएगा। तो अभी तक हमने क्या काम किया, सिंपल सा एक हमने पीएचपी की फाइल क्रिएट की। ऑलरेडी हमारे पास डेटाबेस मौजूद है। डेटाबेस किस तरह से बनती हैं, उसमें टेबल किस तरह से मैनेज होते हैं, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के कोर्स में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा हुआ है। तो आपने अपनी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के साथ इन पैरामीटर्स को यूज करते हुए एक कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। सिंगल लाइन ऑफ कोड हमने लिखी, उसने हमें कनेक्शन बना के दे दिया। ठीक है। अब कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद हम लोगों ने इस चीज़ को वेरीफाई किया कि क्या कनेक्शन सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हुआ या नहीं हुआ। अगर तो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हुआ होगा तो ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि इसमें लिखा गया हुआ है कि अगर कोई एरर आता है तो ये लाइन एग्जीक्यूट होनी है। तो अगर कोई एरर नहीं है तो इसका मतलब है कि हम पेज हमारा नॉर्मली लोड हो जाएगा। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद हम लोगों ने एक एसक्यूएल की क्यूरी एज अ स्ट्रिंग लिखवाई, और उस क्यूरी में हमने इसको क्या कहा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो सारे का सारा निकाल के लाना है। लेकिन ये क्यूरी अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुई, ये यहाँ पे सिर्फ एज अ स्ट्रिंग डिफाइन है। ठीक है। इस स्ट्रिंग को हमने एग्जीक्यूट किया, और एग्जीक्यूट ये कहाँ पे होगी, क्यूरी के फंक्शन में। अब क्वेश्चन ये कि क्यूरी का फंक्शन कहाँ एग्जीक्यूट होगा। जो कनेक्शन अभी थोड़ी देर पहले आपने स्टेब्लिश किया है, उस कनेक्शन को यूज करते हुए इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूट किया। तो इस क्यूरी का आंसर क्या है ये आपको भी पता है, इसने रिटर्न में हमें पूरे का पूरा टेबल ला के देना है। तो वो जो पूरे का पूरा टेबल है वो हमने रिजल्ट के अंदर ला के स्टोर करवा दिया। अब इस रिजल्ट के अंदर जो हमने स्टोर करवाया है टेबल, उसको हमने वेरीफाई किया कि क्या वो टेबल खाली तो नहीं है। अगर वो टेबल खाली होगा तो हमारे पास रिजल्ट शो हो जाएगा कि जी जीरो रिजल्ट्स, टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर वो टेबल हमारे पास भरा हुआ है, मतलब उसके अंदर कुछ एक रोज एग्जिस्ट करती हैं, तो हम क्या करेंगे, वन बाय वन उन रोज को एक्सट्रैक्ट करेंगे, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको रो के आइटरेटर में स्टोर करवाते जाएंगे। और उस रो के अगेंस्ट हम लोग जो रेलिवेंट वैल्यूज हैं वो निकाल निकाल के अपने टेबल में शो करते जाएंगे। तो यहाँ पे डायनामिकली आपके पास 50 रोज हो, 5,000 रोज हो, इट डज नॉट मैटर। रन टाइम पे ये डेटाबेस से रिकॉर्ड फेच करके उतनी ही रोज क्रिएट करेगा, और उन रोज के अंदर रेलिवेंट रिकॉर्ड को फिल करवा देगा। ठीक है। तो ये जो अभी हम लोगों ने काम किया है, इट इज रिट्रीवल। हम लोग डाटा रिट्रीव कर रहे हैं, या डाटा डेटाबेस में से लाके अपने आउटपुट के तौर पे एक टेबल की सूरत में यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहे हैं। यहाँ तक काम करने के बाद उसने एक स्टाइलिंग के लिए स्टाइल शीट दी हुई है, आप इसको इम्प्लीमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सिंपल से इम्प्लीमेंटेशन के लिए तरीकाकार क्या होगा कि आप उसी तरह से स्टाइल डॉट सी एस एस के नाम से फाइल बनाएंगे, इसको आप पेस्ट करेंगे। अ, अच्छा, इसने इसको यूज किया एज इंटरनल सी एस एस, तो हम भी इसको एज इंटरनल सी एस एस इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बॉयलर प्लेट यूज किया, और बॉयलर प्लेट के अंदर हमने सी एस एस को एज इट इज पेस्ट करवा दिया। और ये जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे लिखी हैं एज अ पीएचपी कोड, इसको यहाँ से उठा के हम लोगों ने जो इसकी बॉडी है उसके अंदर पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो जो आउटकम हमारे पास आएगी इसकी बेस के ऊपर, वो कुछ इस तरह की आएगी। तो थोड़ा बहुत इसको स्टाइल कर दिया ताकि आपके सामने जो रिप्रेजेंटेशन है वो बेहतर आ जाए। तो ये रो डायनेमिकली हमारे पास क्रिएट हुई। रन टाइम के ऊपर रो में जो हमारे पास आईडी, नेम, फादर नेम, सिटी, एज और मोबाइल नंबर की वैल्यू थी वो प्रिंट हुई हैं। और उसके बाद ये दो बटन क्रिएट हुए हैं। इन दोनों बटन्स के साथ उसने लिंक लगाए हैं। जो लिंक है वो स्टैटिक है सारे का सारा, कि जी आपने अपडेट डॉट पीएचपी के ऊपर जाना है विद आईडी इज इक्वल टू, जो आईडी के बाद की वैल्यू है वो डायनेमिक है। मतलब रो 1 है तो हमारी आईडी 1 होगी, अगर लेट्स सपोज रो 11 है तो हमारी आईडी 11 हो जाएगी। तो यहाँ पे उसने एडिट और डिलीट का बटन पहले से हमारे लिए बना के रख दिया है, ताकि बाद में हम इन रिकॉर्ड्स को एडिट या डिलीट कर सकें। अच्छा, अब एक पेज हमें चाहिए जिस पेज को हम लोग यूज करेंगे नया जो रिकॉर्ड है उसको इंसर्ट करने के लिए। तो लेट्स सपोज हमारे पास प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे इंडेक्स डॉट पीएचपी की एक फाइल है। इसको रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। इसके अंदर हमने इसका नाम रखवा दिया क्रिएट डॉट पीएचपी। अब इस क्रिएट डॉट पीएचपी में एक्चुअली क्या है, सारे के सारे एचटीएमएल का कोड है। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पीएचपी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, तो हमारी कोशिश ये होगी कि अब एचटीएमएल की जगह जहाँ पे भी हम लोगों ने कोई काम करना है
वो पीएचपी फाइल के थ्रू करें, ताकि अगर इन फ्यूचर हमें कहीं पे उसमें पीएचपी को कोड इंसर्ट करना पड़ता है तो हमें उसकी एक्सटेंशन को चेंज ना करना पड़े। तो अब इस फाइल के अंदर क्या है, आपने ऑलरेडी इनिशियल लेक्चर्स के अंदर फॉर्म्स के बारे में पढ़ा हुआ है। तो एक सिंपल सा फॉर्म क्रिएट हो रहा है, और उस फॉर्म के अंदर आपने एक्शन डिफाइन क्या किया है कि ये अपना सारे का सारा डाटा सेंड करेगा इंसर्ट डॉट पीएचपी को, एंड इट्स मेथड विल बी पोस्ट। ठीक है। तो नेम है, फादर नेम और बाकी चीज़ें ये हमसे डिमांड करेगा। तो वापस अपने प्रोजेक्ट पे आते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इंडेक्स की बजाय क्रिएट डॉट पी एच पी। क्रिएट डॉट पी एच पी के ऊपर एक सिंपल सा फॉर्म हमारे पास बना हुआ है, इसके ऊपर कोई भी स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की। तो लेट्स सपोज इसके ऊपर हम लोग कोड्स इंसर्ट करके क्रिएटर कोड पे क्लिक करते हैं। अब क्रिएटर कोड के ऊपर मैंने क्लिक किया तो नेक्स्ट जो पेज हमारे पास आ रहा है इट इज इंसर्ट डॉट पी एच पी, मतलब क्रिएट डॉट पी एच पी के ऊपर एक वेब फॉर्म आ रहा है। उस वेब फॉर्म के ऊपर मैंने मेथड सॉरी एक्शन डिफाइन किया हुआ है इंसर्ट डॉट पी एच पी, मतलब ये सारे का सारा डाटा इंसर्ट डॉट पी एच पी के पास जाएगा। अब इंसर्ट डॉट पीएचपी एग्जिस्ट ही नहीं करता जिसने इस डाटा को हैंडल करना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे लिख देता हूँ इंसर्ट डॉट पीएचपी। क्वेश्चन ये है कि इस इंसर्ट डॉट पीएचपी में डाटा किस तरह से हैंडल होगा। तो उसका आंसर सिंपल सा हमारे पास मौजूद है, इसी को एज इट इज हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है कि इसने एक लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कनेक्ट डॉट पीएचपी। तो इसका मतलब है कि डेटाबेस के साथ कोई ना कोई कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा। नीचे जितनी भी लाइंस लिखी हुई हैं इट्स ओनली फॉर द डेटा वेरिफिकेशन, मतलब आपके पास जो फॉर्म से डाटा आ रहा है उसको आप मैच करेंगे अपने डेटाबेस के साथ। मतलब फॉर्म से डाटा में हमारे पास नेम की जगह पे कोई नंबर आ रहा है, और डेटाबेस के अंदर वहाँ पे स्ट्रिंग में नेम स्टोर होना है, आपने उसको नंबर भेज दिया तो ये डाटा का कंफ्लिक्ट आ सकता है। तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे वेरिफिकेशन अप्लाई की है कि चेक कर लो कि क्या आपकी जो पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर, ये प्रॉपर डाटा टाइप में नहीं आ रहे। अगर नहीं आ रहे तो फिर उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कन्वर्ट करके हमारे वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा देगा। ठीक है। तो हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद हम लोगों ने वेरीफाई किया कि फॉर्म से आने वाला डाटा एज पर डेटाबेस रिकॉर्ड ठीक फॉर्मेट और ठीक हमारे पास डाटा टाइप में मौजूद है या नहीं है। उसको हम लोगों ने डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करवा दिया। अगर आप ये डाटा वेरिफिकेशन नहीं करना चाह रहे तो आप अगर सिंपल यहाँ पे ये ही मेंशन कर देते हैं कि जी पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से मेरे पास नेम की एक एंटिटी आ रही है, सिमिलरली पोस्ट रिक्वेस्ट की मदद से मेरे पास फादर नेम की एंटिटी आ रही है। तो अगर आप सिर्फ ये भी लिख देते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ, लेकिन उसमें सिर्फ ये होगा कि आपका जो डाटा है वो वेरीफाई नहीं होगा एज पर डेटाबेस रिकॉर्ड। अब यहाँ पे आप देखें कि नेम मेंशन है, फादर नेम है, सिटी है, एज है। यहाँ पे आप वही नाम लिखेंगे जो आपने टेबल के अंदर मेंशन किए हुए हैं। तो यहाँ पे टेबल के अंदर आपने इनका जो जो नाम रखवाया है इनपुट फील्ड्स का, उसको एक्सेप्ट करते हुए आप उन्हीं नामों से उसको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब डाटा रिट्रीव भी उन्हीं नेम से होगा। तो डाटा रिट्रीव करने के बाद हम लोगों ने डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर इनके वैल्यूज को स्टोर करवा दिया। अब इसके बाद एक एसक्यूएल की क्यूरी हमने स्ट्रिंग की सूरत में लिखवाई कि इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के टेबल में हमने कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। ये कॉलम के नेम हमारे पास आ गए और उनकी वैल्यूज हमारे पास ये आ गई। अब वैल्यूज अगर आप गौर से देखें तो वैल्यूज सारी की सारी हमारे पास वही वेरिएबल हैं जो फॉर्म से हमने रिसीव किए हैं। तो फॉर्म से जो डाटा आएगा वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, और ये वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं अपनी क्यूरी फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है। तो ये क्यूरी हमारे पास स्ट्रिंग की सूरत में बन जाएगी, स्ट्रिंग फॉर्मेट में क्रिएट हो जाएगी। अब इस स्ट्रिंग को हम लोगों ने एग्जीक्यूट करना है। तो वही बात है कि कनेक्शन ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है, उस कनेक्शन के ऊपर हमारी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। और वो क्यूरी एग्जीक्यूट होने के बाद अगर तो रिजल्ट देती है ट्रू में, मतलब वो क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, तो हम लोग अपनी जो यूज़र है उसको रीडायरेक्ट कर देंगे इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर। लेकिन अगर इसमें किसी भी तरह का कोई एरर आता है तो उस एरर को हम लोग इसी पेज के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। तो एक इसका एक बेसिक सा हमारे पास फ्लो बना हुआ है। सेव करवाते हैं, वापस एप्लीकेशन पे आते हैं और इसी पेज को मैं रिफ्रेश करता हूँ। पहले इंसर्ट डॉट पी एच पी एग्जिस्ट नहीं करता था, अब इंसर्ट डॉट पी एच पी हमारे पास आ गया है, और इसमें पहला एरर हमारे पास आया है कि इंक्लूड कनेक्ट डॉट पी एच पी के नाम से कोई चीज़ नहीं है। लेट्स सपोज इसको कनेक्ट डॉट पी एच पी एक फाइल क्रिएट करते हैं। अब इसका पर्पज़ क्या है
कि ये जो काम हमने शुरू में किया था, ये हमें बार बार करना है। मतलब हर पेज के ऊपर हो सकता है ये हमें करना पड़े। तो इसी वजह से हमने इसको अलग फाइल के अंदर पेस्ट करवा दिया। ठीक है, पेस्ट करवाते हैं, हमें इसको बताना पड़ेगा कि इट इज सो PHP कॉम ब्लॉक। एक अलग फाइल में हमने इसको पेस्ट करवा दिया, और जहां पे भी हमें कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो सिंपली हम लोग उसको कह देंगे इंक्लूड कनेक्ट डॉट PHP। तो लेट्स सो सी कि अब क्या हमें ये प्रॉपर रिजल्ट्स देता है ही नहीं देता। तो पेज हमारा सक्सेसफुली वापस आ गया है इंडेक्स के ऊपर। इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो गए हैं डेटाबेस के अंदर। तो जो जो रिकॉर्ड हमने यहाँ पे दिया था वो डेटाबेस के अंदर आ गया है। अगर किसी भी तरह का एरर होता तो इंसर्ट डॉट PHP के ऊपर इसने मुझे एरर मैसेज शो करवा देना था। ठीक है, तो अभी हमने दूसरा काम कर लिया कि अगर डेटाबेस में किसी भी तरह का रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड किस तरह से इंसर्ट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, वेब एप्लीकेशन है, आप कोई ना कोई फॉर्म क्रिएट करेंगे। वो फॉर्म आपका डाटा किसी स्पेसिफाइड लोकेशन के ऊपर सेंड करेगा। उस लोकेशन पे डाटा रिसीव होगा। जिस रिक्वेस्ट से आपने भेजा होगा, मेथड से आपने भेजा होगा, उसी मेथड से वो डाटा रिसीव भी होगा। रिसीव करने के बाद आप उसको प्रॉपर वेरिएबल्स की सूरत में स्टोर करवा सकते हैं। आप क्यूरी लिखवाएं और उस क्यूरी को जो रेलेवेंट कनेक्शन है उसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। तो एग्जीक्यूशन के बाद अगर तो हमारा आंसर ट्रू में आता है, तो जो भी लॉजिक इंप्लीमेंट करना है वो लॉजिक हम इंप्लीमेंट करेंगे। और लॉजिक इस केस में क्या है कि हम लोग अपने यूजर को रीडायरेक्ट कर देंगे वापस इंडेक्स डॉट PHP के ऊपर। लेकिन अगर कोई एरर आ जाता है इस क्यूरी के एग्जीक्यूशन के दौरान, तो वो एरर मैसेज इसी पेज के ऊपर, मतलब इंसर्ट डॉट PHP के ऊपर शो हो जाएगा। तो दो काम हमने कर लिए, डेटाबेस में से रिकॉर्ड किस तरह फेच करना है वो भी हमें आ गया, और किस तरह से हम लोगों ने जो रिकॉर्ड है वो नया इंसर्ट करना है ये भी हमें आ गया। अब नेक्स्ट एक और काम है कि ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग डाटा है, उस एग्जिस्टिंग डाटा को हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास update.php के नाम से कोई फाइल एग्जिस्ट नहीं करती। तो update.php के नाम से मैंने एक फाइल बना ली। यहाँ पे एडिट के ऊपर अगर मैं अपना माउस लेके आता हूँ तो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा update.php की फाइल के ऊपर हमारा जो कंट्रोल है वो शिफ्ट होगा, ये उसकी तरफ हम लोग रीडायरेक्ट करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। update.php की फाइल के ऊपर फिलहाल कुछ भी शो नहीं हो रहा, इट इज़ ब्लैंक फाइल। मैंने इसको रिफ्रेश किया तो अब इस टाइम मेरे पास अपडेट डॉट PHP के ऊपर नेम भी शो हो रहा है, फादर नेम भी, सिटी भी, एज भी और मोबाइल नंबर भी। मतलब जो रिकॉर्ड ऑलरेडी इंसर्ट है, उसने क्रिएट के तरह का एक फॉर्म बनाया है, लेकिन उसमें ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको उसने डिस्प्ले करवा दिया। तो लेट्स सपोज फ्रैंकली, और इसके फादर का नाम है मिचेल ली। इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज जॉनसन ली। जैसे मैं इसको अपडेट करता हूँ तो फ्रैंकली के अगेंस्ट जो नया रिकॉर्ड है जॉनसन ली, वो अपडेट हो गया है। अब इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, बैकएंड की अगर हम लोग कोड की बात करें तो उसने एक ही पेज के ऊपर दोनों रिक्वेस्ट को हैंडल किया है। यहाँ पे अगर गेट रिक्वेस्ट आती है, गेट रिक्वेस्ट से क्या मुराद है कि क्वेश्चन मार्क के बाद ID इज इक्वल टू 1 2 3 जो लगा हुआ है वो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट की सूरत में आ रहा है। तो उस केस में हमसे ये ID लेके स्टोर करवा लेगा। ठीक है, अगर सर्वर से जो रिक्वेस्ट मेथड है वो पोस्ट है, तो उस केस में ये एग्जीक्यूट होगा। तो अगर तो रिक्वेस्ट मेथड गेट है तो गेट की सूरत में डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे आएंगे, एक नई क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर ID इज इक्वल टू ID। तो क्वेश्चन मार्क के बाद अगर जा रहा है कि जी ID इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगा। तो रिकॉर्ड नंबर 6 की जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे, ये उस लाइन का रिकॉर्ड है, वो हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के बाद, और उसको रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे। अब रिजल्ट के अंदर जब हमने उसको स्टोर करवा लिया और हमें पता है कि इसके अंदर सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, तो इस वजह से लूप लगाने की जरूरत नहीं है। ID की बेस पे अगर रिकॉर्ड फेच हो रहा है तो जाहिर सी बात है एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड फेच होगा। तो हमने फेच एसोसिएटिव मैनर में करके उसको स्टूडेंट के अंदर स्टोर करवा दिया। अब यहाँ पे एक फॉर्म बनाया है, फॉर्म बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह का आपने क्रिएट के लिए बनाया था, लेकिन यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू के अंदर जो रेलिवेंट वैल्यूज ऑलरेडी डेटाबेस में हमें मिली हैं वो वैल्यूज यहाँ पे डिस्प्ले करवा दी। तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे उसका फादर नेम, यहाँ पे सिटी, यहाँ पे एज और मोबाइल नंबर वगैरह।
अब जो अपडेट के ऊपर हमने फॉर्म बनाया, उस फॉर्म के अंदर हमने मेथड तो डिफाइन किया है लेकिन एक्शन डिफाइन नहीं किया। तो अगर एक्शन डिफाइन नहीं किया तो इसका मतलब क्या है कि ये फॉर्म अपना डाटा अपने आप को ही सेंड करेगा। तो अगर ये डाटा सेंड होता है तो इसका मतलब है कि ये डाटा अपडेट डॉट पीएचपी के पास ही वापस आएगा। तो इस दफ़ा जब ये अपडेट डॉट पीएचपी के पास वापस आ रहा है तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो जाएगी कि रिक्वेस्ट मेथड इज इक्वल टू क्या हो गया है, पोस्ट। तो जैसे रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट होगा तो फॉर्म से जितना भी डाटा आया होगा वो सारे के सारे हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिस तरह क्रिएट के लिए हमने एक्सट्रैक्ट करवाया था। और उसके बाद इस क्यूरी को हम लोग फॉर्मुलेट करेंगे कि जी आपने स्टूडेंट की टेबल में अपडेट करना है नेम, फादर नेम और ये सारी की सारी एंट्रीज को। और उसके बाद इस क्यूरी को हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। क्यूरी अगर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो हम लोग वापस इंडेक्स डॉट पीएचपी पे चले जाएंगे। अदरवाइज अगर कोई एरर आता है तो वो एरर मैसेज इसी पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये अपडेट का एक सिंपल सा हमारे पास मैकेनिज्म है कि जहां पे भी आप क्लिक करते हैं डेटाबेस में से इस स्पेसिफिक आईडी के अगेंस्ट जितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ है वो फैच होता है। उस फैच होने वाले रिकॉर्ड को हम लोग इनपुट फील्ड्स के अंदर एज अ वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं। यूजर ने इसमें से जिस चीज़ की वैल्यू को चेंज करना है वो चेंज करके जैसे ही अपडेट करता है तो अपडेटेड जो हमारे पास रिकॉर्ड है वो अगेन फॉर्म से रिट्रीव किया जाता है। क्यूरी दोबारा लिखी जाती है लेकिन इस दफ़ा क्यूरी अपडेट की लिखी जाएगी। क्यूरी एग्जीक्यूट होती है। अगर रिजल्ट सक्सेसफुली हो जाता है हमारे पास कंप्लीट तो आप वापस इंडेक्स के ऊपर चले जाएंगे। अदरवाइज एरर मैसेज आपका इसी पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। तो लेट्स सपोज हम लोगों ने ऑलरेडी इसको जिस तरह है उसको इस तरह छोड़ दिया। सबसे लास्ट वाला हमारे पास जो एलिमेंट है जो हमने खुद ऐड किया था उसमें हम लोग कह देते हैं कि जिसकी एज 13 नहीं बल्कि इसकी एज लेट्स सपोज हम लोग कर देते हैं 19। तो जैसे ही मैं अपडेट करूंगा ये वापस मुझे इंडेक्स डॉट पीएचपी के ऊपर लेगा, मतलब अपडेट डॉट पीएचपी ने अपना काम ठीक से कर लिया है। तो हमारी एज भी जो चेंज होके 90 हो गई। तीन ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए। डेटाबेस में ऑलरेडी हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ था, उस रिकॉर्ड को हमने एक्सट्रैक्ट किया। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको शो करवाया अपनी वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट के ऊपर हमारे पास रिकॉर्ड था इन फॉर्म ऑफ एचटीएमएल फॉर्म। उस डाटा को हमने सेंड किया डेटाबेस को और डेटाबेस में उस डाटा को स्टोर करवाया। ठीक है, तो क्रिएट करना आ गया, रिट्रीव करना आ गया, एग्जिस्टिंग डाटा को अपडेट करना आ गया। लास्ट वन इज डिलीट। डिलीट की सूरत में हम लोग क्या करते हैं, एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं डिलीट डॉट पीएचपी। और डिलीट डॉट पीएचपी के अंदर जो मैकेनिज्म है वो बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा। डिलीट के लिए आप आईडी भेजेंगे, उस आईडी की मदद से एक क्यूरी जनरेट होगी। एसक्यूएल की क्यूरी है। क्यूरी एग्जीक्यूट होगी। अगर क्यूरी सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है तो वापस आप इंडेक्स पे चले जाएंगे। अदरवाइज आपको जो भी एरर होगा उसी पेज पे शो करवा देंगे। लेट्स सपोज सबसे लास्ट वाली एंट्री के आगे डिलीट है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो डिलीट डॉट पीएचपी पे मैं जाऊंगा विद आई डी इज इक्वल टू 23। और इस केस में हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो गेट रिक्वेस्ट है। तो जैसे मैं डिलीट के ऊपर क्लिक करता हूँ सबसे लास्ट वाला रिकॉर्ड है वो रिमूव हो गया। ठीक है, तो डिलीट का जो काम है ये सबसे सिंपल है हमारे केस में, क्योंकि हमने इसमें किसी भी तरह का जो डाटा है वो वेरीफाई नहीं करना, सिर्फ आईडी की बेस के ऊपर वो रेलिवेंट रिकॉर्ड हमने डिलीट करना है। तो जो अभी हमने काम किया है पीएचपी की मदद से, इसमें हमने CRUD ऑपरेशंस जो सारे के सारे थे वो अप्लाई कर लिए हैं। क्रिएट किया, रिट्रीव किया है, अपडेट किया और उसको डिलीट किया। जितने भी आप मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाएंगे, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, एचआर है, फाइनेंस है, हर तरह का मैनेजमेंट सिस्टम जो एग्जिस्ट करता है जिसको आप यूज़ करते हैं, या कोई भी एप्लीकेशन जो डेली लाइफ में आप इंटरेक्ट करते हैं जिसके साथ, उसमें यही चार ऑपरेशंस इंप्लीमेंटेड होते हैं। फेसबुक पे आप अपनी इमेज लगा सकते हैं, इमेज डिलीट कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, अकाउंट इन्फॉर्मेशन अपडेट कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये चार ऑपरेशंस अगर आपको आते हैं किसी भी एंटिटी से रेलिवेंट तो उसको आप बाकी एंटिटीज के ऊपर मैप करवा सकते हैं। तो इस सेशन के अंदर एक बेसिक सी एग्जांपल हम लोगों ने सिर्फ ली है। तो पहला काम हमने क्या किया, अगर इसको हम लोग रिकैप करें पूरे के पूरे लेक्चर को, तो स्टार्ट में हमने कहा कि हम लोग बैकएंड के लिए कोई ना कोई लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाह रहे हैं और हमारी प्रेफरेंस है पीएचपी बिकॉज इट इज़ वेरी इजी और बहुत आसान है इसके अंदर डिफरेंट चीज़ों के साथ कम्युनिकेट करना या उसके अंदर कंपोनेंट्स को यूज़ करना। तो पीएचपी इंस्टॉल करने के लिए हम लोगों ने जैम्प को यूज़ किया। जैम्प से हमें ये फ़ायदा हुआ कि पीएचपी के लिए जो बैकएंड सर्वर है वो भी हमें मिल गया। उसके ऊपर पहले से पीएचपी भी इंस्टॉल थी और उसके साथ साथ हमें माई एसक्यूएल सर्वर विद पीएचपी माई एडमिन मैनेजमेंट स्टूडियो, ये चारों चीज़ें एक पैकेज की सूरत में मिल गई।
तो उसको इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने जो रेलिवेंट सर्वर है उसको स्टार्ट कर लिया। रेलिवेंट सर्वर को स्टार्ट करने के बाद हमने डायरेक्टली वर्किंग शुरू कर दी। तो एक डेटाबेस क्रिएट की PHP माई एडमिन को यूज़ करते हुए। डेटाबेस आपकी MySQL के ऊपर ही या उसके सर्वर के ऊपर ही क्रिएट हुई होगी, लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट स्टूडियो जो हमने वो PHP माई एडमिन का इस्तेमाल किया। उसमें कुछ एक डमी रिकॉर्ड्स हमने इंसर्ट किए। एक PHP फाइल को क्रिएट करते हुए हमने अपनी डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया। कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के बाद हमने एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर जितना रिकॉर्ड पड़ा हुआ था वो सारे के सारे रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करके अपने वेब पेज के ऊपर शो करवाया। ठीक है। वेब पेज के ऊपर शो करवाने के बाद हमने एक नया रिकॉर्ड किस तरह से क्रिएट होगा वो देखा। क्रिएट ये insert.php में क्या काम हो सकता है। एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड किस तरह से अपडेट होगा इस चीज़ को देखा है। एंड एट द एंड जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है वो किस तरह से डिलीट होगा इस चीज़ को देखा है। तो ये चारों काम करके देखें, इसमें कोड को अंडरस्टैंड करें। अगर कहीं पे कोई समझ वगैरह नहीं आती तो डू लेट मी नो, हम इस चीज़ को फर्दर क्लैरिफाई करें।